नमस्कार दोस्तों। मैं आपका होस्ट और दोस्त आलोक सिंह। आज बहुत ही भारी मन से आपके सामने आया हूँ मैं। और भारी इसलिए भी कि आज हमारे बीच से एक वो कलाकार चला गया, वो इस दुनिया को अलविदा कह गया, जिसको देख देख के हम बड़े हुए, खास करके जो हमारी जनरेशन है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ इरफान खान की। इरफान खान साहब की जब पहली फिल्म मैंने देखी थी हासिल, जहाँ से एक्चुअली लोगों ने भी उनको नोटिस करना शुरू किया था। हालांकि मैं उनका मुरीद हो गया था उन दिनों से, जब डीडी नेशनल पे एक सीरियल आया करता था मंजिल। और मंजिल में उन्होंने एक सिविल सर्वेंट का, एक डीएम का आया था। खूबी से उन्होंने उनका किरदार निभाया था। मैं उनका उसी समय से मुरीद हो गया था। और फिर उसके बाद वो कुछ टाइम के लिए स्वाभिमान में दिखाई दिए। और फिर उसके बाद चाणक्य में आए वो। और चंद्रकांता का उनका जो किरदार है उसको कौन भूल सकता है। और फिर धीमे धीमे खैर वो फिल्मों में सक्रिय हुए। वो कुछ एक आध एपिसोड में भारत एक खोज में भी दिखाई दिए। और उन दिनों जो टेलीफिल्म्स बनती थी उसमें भी काफ़ी दिखाई दिए। और गुलजार साहब की एक सीरीज़ उन दिनों आई थी, उसके कुछ एक आध एपिसोड्स में भी इरफान साहब दिखाई दिए। तो इस तरह से धीमे धीमे इरफान साहब ने अपना एक मुकाम हासिल करना शुरू कर दिया था। और अपने आप को धीमे धीमे लोगों के बीच अपनी जगह बनाते जा रहे थे। यूं तो खैर 2 साल पहले जब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो शौक तो उनके चाहने वालों को उसी वक्त लग गया था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल ये मानता था, जैसे और भी बाकी फिल्मी कलाकारों को कैंसर हुआ और वो बखूबी उससे लड़के वापस आए और हमारे बीच हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं लगा कि शायद इरफान साहब भी उस तरह से लड़के वापस आ जाएंगे। और वो वापस आए भी। और वापस आने के बाद उन्होंने अंग्रेज़ी मीडियम ख़त्म की। लेकिन अंग्रेज़ी मीडियम के दौरान जो उनका स्वास्थ्य था वो बिगड़ने लगा। तो उस वक्त अंग्रेज़ी मीडियम से पहले उनका एक प्रोमो अंग्रेज़ी मीडियम का आया था, जिसमें उनका एक संदेश था उनके चाहने वालों के लिए। मैं वो संदेश आपके लिए सुना रहा हूँ और आप सुनिए उसको। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूँ भी और नहीं भी। खैर, मैं समझता हूँ कि आखिर में सब कुछ जाने देने का नाम ही जिंदगी है। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आपको अलविदा कहने का मौका नहीं मिलता। बंद करो जरपा। ये कुछ चुनिंदा डायलॉग्स हैं इरफान साहब के। किसी ने ना पूछो, बागी बन गए तो सभी नाम जब रहे सारे। रिश्तों में भरोसा और मोबाइल पर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। लकीरें बहुत अजीब होती हैं। खाल पे खिंच जाएं तो खून निकाल देती हैं, और जमीन पे खिंच जाएं तो सरहदें बना देती हैं। बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। अबे मोहब्बत है इसलिए गाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। I was the ideal voter. अपनी घर गृहस्थी आटे दाल में उलझा हुआ, जो सपना दिखाया देख लिया, जो टीवी ने बोला, जो अखबार ने बोला मान लिया। लेकिन तुम मेरी दुनिया मुझसे छीनोगे, मैं तुम्हारी दुनिया में खो जाऊंगा। चांद पे बाद में जाना जमाने वालों, पहले धरती पे तो रहना सीख लो। शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म। अब जैसी दुनिया वैसे हम। तो दोस्तों, ये कुछ चुनिंदा डायलॉग थे इरफान साहब के। और मैं अब आपके लिए इरफान साहब का
वो लेटर पढ़ूंगा जो इरफान साहब ने एक ओपन लेटर लिखा था अपनी बीमारी को जाहिर करते हुए, और उन्होंने अपने अपने चाहने वालों के लिए ये एक पत्र लिखा था, और वो पत्र मैं आपके लिए पढ़ता हूँ और आप सुनिए उसको। मैं पीछे म्यूज़िक आज नहीं बजा रहा हूँ, रीज़न उसका बस यही है कि कहीं ना कहीं दिल को एक धक्का भी है। हालांकि उनके कुछ एकाध गीतों को मैं ज़रूर बजाऊंगा, ताकि उन्होंने जो हमको मीठी यादें दी हैं, उन्होंने जो हमें ये सपना देखने की ताकत दी कि बेहद एवरेज लुक्स के साथ आप अपने हुनर के बल पे, अपनी काबिलियत के बल पे मुकाम, कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। और सिनेमा में खास करके जहाँ पे अमूमन अच्छे दिखने वालों का वर्चस्व रहा है, उनके बीच में एक अग्रिम पंक्ति के कलाकार के रूप में अपने आप को स्थापित करना बेहद एवरेज लुक के साथ, ये अपने आप में काबिल तारीफ बात थी जो इरफान खान में थी। तो अब मैं आपके लिए इरफान खान साहब का वो लेटर पढ़ देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि पीछे बैकग्राउंड में एक धीमे धीमे कुछ बजता रहे तो ठीक रहेगा, उससे थोड़ा सा सुकून सा रहेगा, क्या कहते हैं। मैं पहले देखूं ये क्या है क्या नहीं है। ये जब तक बजता है तो अच्छा, बात करते हैं इरफान साहब के। ये देखिए, मैं उनकी जीवनी के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये यहाँ पे हम सब ही जानते हैं कि इरफान साहब का ताल्लुक राजस्थान से था। उनका जो जन्म हुआ था वो राजस्थान के टोंक एक जगह है, वहाँ पे हुआ था। फिर उसके बाद उनकी पढ़ाई लिखाई सब जो हुई वो हुई उनकी जयपुर में, सेंट पॉल्स में। और उसके बाद वो एनएसडी मूव कर गए। एनएसडी के बाद धीमे धीमे फिल्मों में सक्रिय हुए। उन तिग्मांशु धूलिया जहाँ जिनकी फिल्म हासिल उन्होंने की थी, वो उनके जूनियर हुआ करते थे एनएसडी में। और भी तमाम लोग थे। संजय मिश्रा जी, एक बार अभी उन्होंने आज फेसबुक पे अपना एक किस्सा डाला है कि जब इरफान साहब ने अपनी पहली मारुति 800 खरीदी थी, तो उसके पहले सफ़र पर वो दोनों लंबी राइड पे गए थे। अच्छा, दूसरा, इरफान साहब जब कल जब उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था, और तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि इस बार लगता है मैं हार जाऊंगा, ये उनके शब्द थे। और जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि 3-4 दिन पहले ही उनकी माता जी का भी देहावसान हुआ था, वो भी गुजरी थी। और वो अपनी माँ से करीब 1.5 साल से नहीं मिले थे। और उसकी भी एक टीस उनके मन में रह गई थी कि वो, और दूसरा कोरोना के चक्कर में जो लॉकडाउन है उसकी वजह से इरफान साहब उनके जनाजे में भी नहीं जा पाए थे। और वो एक खलिश तो थी ही उनके अंदर, और उन्होंने उनके अंतिम दर्शन वीडियो कॉलिंग पे किए थे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं घुट रहे थे, अंदर ही अंदर उनको वो चीज़ें खाए जा रही थी। तो जब उनको कल अस्पताल में भर्ती किया गया तो उन्होंने अपनी पत्नी सुतापा जी से कहा कि इस बार लगता है मैं हार जाऊंगा। और फिर बैठे बैठे उन्होंने कहा कि देखो, मेरी अम्मी मुझे लेने आई हैं, वो कमरे में ही हैं। और वो बार बार इशारा कर रहे थे कि मेरी अम्मी कमरे में ही हैं और मुझे लेने आई हैं। और इस तरह से वो आज सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास उनका देहावसान हो गया। और करीब 3 बजे के आसपास सुबह के कब्रिस्तान में उनको सुपुर्द खाक किया गया। अच्छा, कमाल की बात देखिए, आज जितने भी उनके जो नज़दीकी थे, चाहे उनके अंतिम वक्त में सुजीत सरकार और तिग्मांशु धूलिया जी उनके करीब थे। और ये जो न्यूज़ है, ये जो दुखद समाचार है, ये सुजीत सरकार जी ने अपने ट्विटर हैंडल से दी थी दुनिया को। और उन्होंने कहा था कि तुम लड़े और खूब लड़े, मुझे तुम पे गर्व है, फिर मिलेंगे किसी और दुनिया में।
तो ये कुछ थी चीज़ें जो परेशान करती हैं। परेशान इसलिए भी करती हैं क्योंकि मैं आपको बताऊं, मुझे हमेशा से साल में जब से मैंने उनको उन हासिल के बाद से उनके कितने ही उसमें हासिल में एक डायलॉग था, मतलब वो डायलॉग देख के हमको अपने लखनऊ यूनिवर्सिटी के दिन याद आ जाते थे जब उसमें जिमी शेरगिल और आशुतोष राणा उनको पीट रहे होते तो उस वक्त वो कह देते हैं कि हमको मार डालो, हमको ख़त्म कर दो, क्योंकि अगर हम बच गए तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो या फिर जब जिमी शेरगिल उनको बचाते हैं तो कहते हैं बेटा तुमको हम याद रखेंगे। तो तमाम चीज़ें हैं। हासिल का मैं एक गीत आपके लिए प्ले कर देता हूँ, उसके बाद हम धीमे से उनके उस पत्र की बात करेंगे जो पत्र उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा दुनिया के लिए। तो लीजिए, ये हासिल का गीत है आपके लिए, सुनिए। ये तो बहुत सारी बातें, मतलब कभी कभी लगता है कि क्या कहें क्या ना कहें। मैं आज जो मैंने उनको श्रद्धांजलि दी है, कुछ पंक्तियां मैंने उनके लिए लिखी हैं, वो भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हालांकि ये गीत पिक्चराइज हुआ था जिमी शेरगिल और ऋषिता भट्ट पे, लेकिन चूंकि ये उनकी फिल्म से जुड़ा हुआ है, मेरे दिल के बेहद करीब है ये सॉन्ग। अभिजीत जी ने गाया था। एक और मैं माफ़ी चाहूँगा, आज आप लोग जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आप सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। खैर, मैं उसके लिए आप सभी जानते हैं, आप मेरे दिल के अजीज हैं। आँखें भी होती है दिल की जुबान, बिन बोले कर देती है हालत ये पल में बयां। आँखें भी होती है दिल की जुबान। तो दोस्तों, अब इस मुखड़े को आप सुनिए। ये मुखड़ा जो साफ तौर पे जिसमें कहा गया कि आंखें भी होती हैं दिल की जुबां, बिन बोले कर देते हैं ये पल में हालत बयां। तो यहाँ पे ये अगर मुखड़े को आप ध्यान से सुनेंगे तो ये मुखड़ा कहीं ना कहीं इरफान भाई पे बिल्कुल सूट करता था, क्योंकि उनकी आंखें शायद उनके व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। वो कितना कुछ अपनी आंखों से कह देते थे स्क्रीन पे आके, जो जिसके लिए शायद डायलॉग्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप गौर से देखें तो शायद पूरा का पूरा एक सीन वो केवल आंखों से बयां कर देते थे। ये उनकी एक खूबी थी। और अभिनय को एक उन्होंने नए आयाम दिए, अभिनय को एक नई परिभाषा दी उन्होंने। तो वो अभिनय जो बिल्कुल सहज लगता था, वो अभिनय जिसमें कहीं से भी आपको ये महसूस नहीं होता था कि ये अभिनय किया जा रहा है। ऐसा लगता था कि जैसे आमतौर पे आप बात करते रहते हैं, वो ऐसे ही सहजता से अभिनय कर जाते थे। तो मैं आपके लिए उनका जो उन्होंने ओपन लेटर लिखा है वो मैं पढ़ता हूँ। हालांकि ये जो ओपन लेटर था ये उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, इसका हिंदी रूपांतरण श्री पांडे जी ने किया था। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। ये आज फेसबुक पे भी काफ़ी सर्कुलेट हुआ है, फिर भी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। और अगर कहीं कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। लीजिए, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। काफ़ी समय बीत चुका था जब मुझे हाई ग्रेड न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर बताया गया था। यह मेरे शब्दकोश में एक नया नाम है। मैं अब एक प्रयोग का हिस्सा बन चुका था। मैं एक अलग गेम में फंस चुका था। तब मैं एक तेज ट्रेन राइड का लुत्फ उठा रहा था, जहां मेरे सपने थे, प्लान थे, महत्वाकांक्षाएं थी, उद्देश्य था। और इन सब से
मैं पूरी तरह से अस्त व्यस्त था और अचानक किसी ने मेरे कंधे पर थपथपाया और मैंने मुड़कर देखा। वो टीसी था जिसने कहा, आपकी मंजिल आ गई है, कृपया उतर जाइए। मैं हक्का बक्का सा था और सोच रहा था, नहीं नहीं, मेरी मंजिल अभी नहीं आई है। नहीं, यही है। जिंदगी कभी कभी ऐसी होती है। इस आकस्मिकता ने मुझे एहसास कराया कि कैसे आप समंदर के तेज तरंगों में तैरते हुए छोटे से कॉर्क की तरह हो, जो आप इसे कंट्रोल करने के लिए बेचैन रहते हो। तभी मुझे बहुत तेज दर्द हुआ। ऐसा लगा मानो अब तो मैं सिर्फ दर्द को जानने की कोशिश कर रहा था और अब मुझे उसकी असली फितरत और तीव्रता का पता चला। उस वक्त कुछ काम नहीं कर रहा था, न किसी तरह की सांत्वना, कोई प्रेरणा, कुछ भी नहीं। पूरी कायनात उस वक्त आपको एक ही नजर आती है, सिर्फ दर्द और दर्द और दर्द का एहसास, जो ईश्वर से भी ज्यादा बड़ा लगने लगा। जैसे ही मैं हॉस्पिटल के अंदर जा रहा था, मैं खत्म हो रहा था, कमजोर पड़ रहा था, उदासीन हो चुका था और मुझे इस चीज तक का एहसास नहीं था कि मेरा हॉस्पिटल जो कि लॉर्ड स्टेडियम के ठीक ऑपोजिट था, क्रिकेट का मक्का, जो मेरे बचपन का ख्वाब था। इस दर्द के बीच मैंने विवियन रिचर्ड्स का पोस्टर देखा, कुछ भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि अब इस दुनिया में मैं साफ अलग था। हॉस्पिटल में मेरे ठीक कोमा वाला वार्ड था। एक बार हॉस्पिटल रूम में बालकनी से खड़ा इस अजीब सी स्थिति ने मुझे झकझोर दिया। जिंदगी और मौत के खेलने के बीच एक सड़क है जिसके एक तरफ हॉस्पिटल है और दूसरी तरफ स्टेडियम। ना तो हॉस्पिटल किसी निश्चित नतीजे का दावा कर सकता था, ना स्टेडियम। इससे मुझे बहुत कष्ट होता था। जिंदगी में केवल एक ही चीज निश्चित है और वह है अनिश्चितता। मैं केवल इतना कर सकता हूं कि अपनी पूरी ताकत से महसूस करूं और अपनी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ूं। तो दोस्तों, ये था वो आखिरी खत जो इरफान साहब हमारे आपके लिए लिख के गए, जिससे उन्होंने अपनी बीमारी की इत्तला हम लोग को दी और अपनी बीमारी के बारे में हमको बताया। तो दोस्त, ये मतलब आप देखिए कि वो कलाकार जितनी सहजता से अभिनय किया करता था, उतनी ही सहजता से, उतनी ही सादगी से उसने अपनी बीमारी के बारे में हमको आपको बताया। वो क्यों बताया उसने सहानुभूति के लिए नहीं बताया था। ये उसने ये इसलिए बताया कि हमारे और उनके बीच में, इरफान साहब और हम लोग के बीच में कोई भी पर्दा ना रहे, कोई भी ऐसी चीज ना रहे जहां से वो अपने जो फैन हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके बीच में कोई दीवार हो। वो जैसे हैं, जैसे जो महसूस कर रहे थे, ठीक वही उन्होंने हमारे साथ साझा किया। तो ये थी इरफान साहब की शख्सियत। और कहते रहे हम कितनी बातें उनके बारे में कह सकते हैं।
शब्द शब्द भी कम पड़ जाते हैं उनके लिए कुछ भी कहने के लिए। मैंने आज उनको अपने एक तरीके से श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है। अच्छा, इधर बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मैंने कुछ नया लिखा नहीं है, लेकिन यकीन मानिए मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने दिनों बाद अगर कुछ नया लिखूंगा तो वो अपने प्रिय अभिनेता इरफान के लिए होगा और एक श्रद्धांजलि के रूप में होगा। ये बात मुझे खा रही है, ये बात मुझे कचोट रही है, ये बात मुझे दुखी कर रही है। मैं विचलित भी हूं, दुखी हूं। बहुत भारी मन से मैंने ये लिखा था और कोशिश की है कि इसमें मैं आप लोगों को इरफान साहब की उन चंद यादगार फिल्मों से भी अवगत करा सकूं जो उन्होंने की। तो लीजिए, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ मेरी श्रद्धांजलि, आपकी श्रद्धांजलि हमारी तरफ से इरफान भाई को। जैसा कि आनंद में कहा, एक डायलॉग था कि आनंद मरते नहीं हैं, आनंद मरा नहीं करते। तो वैसे इरफान साहब के लिए इरफान मरते नहीं हैं, इरफान मरा नहीं करते। दोस्तों, इरफान का मतलब आप लोग को आई डोंट नो पता है कि नहीं पता है। इरफान का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है नॉलेज, परम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो। तो लीजिए, मेरी श्रद्धांजलि आप सबके नजर कर रहा हूं और हम सब की तरफ से इरफान भाई को पढ़ता हूं मैं आपके लिए। शीर्षक मैंने दिया कि सिनेमा का इरफान चला गया। तो यहाँ इरफान से ताल्लुक मेरा वही है, ज्ञान, क्योंकि इरफान साहब अभिनय का एक पूरा ज्ञान पुंज थे। तो इसीलिए मैंने शीर्षक दिया कि सिनेमा का इरफान चला गया। तो यहाँ दोनों ही शब्दों में आप उसको ले सकते हैं। न हिंदू न मुसलमान, एक इंसान चला गया। उठकर शहर से वो लेकर फिर अजान चला गया। उठाकर वो रूह खाली अपना जिस्म छोड़ गया। माहे रमजान में वो उस खुदा का हुक्म बजा गया। छोड़कर हसरतें दिलों में वो लेकर लंच बॉक्स चला गया। कितना था हासिल करना, कितना था हासिल करना, लेकर वो जज्बा चला गया। भारत एक खोज में वो ढूंढने एक नई मंजिल चला गया। रोग से लड़ते लड़ते देखो पान सिंह तोमर चला गया। अंग्रेजी हिंदी मीडियम में देखो सिनेमा की आन चला गया। नेमसेक के जुरासिक वर्ल्ड में लाइफ ऑफ पाई चला गया। फिर स्लमडॉग के मिलियनेयर से मिलने स्पाइडरमैन चला गया। लाइफ इन मेट्रो में पीकू को ब्लैकमेल करता हुआ चला गया। मकबूल हुआ, बिल्लू बोला, बेटा तो हमको याद रखोगे, बेटा हम तुमको याद रखेंगे। क्या कहा था तुमने? मोहब्बत क्या कहा था तुमने? मोहब्बत है इसीलिए तो जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। जिंदगी ने तुम्हें नींबू दिया लेमनेड बनाने के लिए, जिंदगी ने तुम्हें नींबू दिया लेमनेड बनाने के लिए। तू तो जिंदगी में यार खटास छोड़कर चला गया। खेल उस मदारी ने कुछ ज्यादा दिल पे ले लिया, खेल उस मदारी ने कुछ ज्यादा दिल पे ले लिया। मैंने दिल से तो कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ मगर वो लाया गम, तो गम ही सही।
कहकर सलाम बॉम्बे, वो समेट कर सिनेमा, कहकर सलाम बॉम्बे, वो समेट कर सिनेमा से मेहताब, और छोड़कर कारवां वो करीब करीब सिंगल चला गया। दिखा कर आफताब आज शहर की अजान के साथ, देखो मेरा इरफान चला गया, देखो मेरा इरफान चला गया। इसमें दो पंक्तियां और मैं जोड़ूंगा कि अब तक बटा था जो हिंदुस्तान, अब तक मजहबों में बटा था जो हिंदुस्तान, उसे जोड़कर देखो इरफान चला गया, देखो इरफान चला गया। तो दोस्तों, ये थी एक श्रद्धांजलि जो मैंने इरफान भाई के की शान में लिखी है, क्योंकि इरफान मरते नहीं, इरफान मरा नहीं करते। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, मन भारी है, कहने को बहुत कुछ है, कहा भी जा सकता है, कहते भी रह सकते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान इरफान साहब बता रहे थे पान सिंह तोमर का किस्सा, कि तिग्मांशु धूलिया और उन लोगों ने मिलकर जब पान सिंह तोमर बनाई थी, तो जब बनाने के लिए वहाँ चंबल में रिवाइंस में गए उनके बिहाड़ों में, तो वहाँ के इतिहास से पान सिंह तोमर का नाम ही मिट चुका था। बहरहाल खैर उन्होंने बहुत रिसर्च करके जब फिल्म को एक अमली जामा पहनाया और फिल्म बनकर तैयार हुई, तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे थे, और महज एक हफ्ते की पब्लिसिटी के बाद फिल्म रिलीज कर दी गई जैसे तैसे। और फिल्म ने जो मुकाम हासिल किया वो अपने दम पर किया, और वो मुकाम इस कदर हासिल किया कि इरफान भाई को बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला इसी फिल्म के लिए। हासिल के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल के लिए। तो अब नीरज परियार जुड़ चुके हैं। नीरज परियार जी उसी इलाके से आते हैं जहां से पान सिंह तोमर आते हैं। तो ये तो थी बात इरफान भाई की। आज तिग्मांशु धूलिया कह रहे थे, एक जब वहां पे वर्सोवा में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि अगर कोरोना नहीं होता और जो विदाई उन मेरे इस दोस्त को मिली है इस वक्त, इससे कहीं ज्यादा विदाई और कहीं ज्यादा बड़ी विदाई का वो हकदार था। खैर देखिए, ये सब तो कहने की बातें हैं। आप बड़ी विदाई दे दें, उसके बाद भी लोग हुजूम में अगर एक आपके लिए दिल में एक अच्छी भावना, एक अच्छी यादें लेके नहीं चलने तो कोई फायदा नहीं है। महज 20 लोग गए थे आज वर्सोवा के उस कब्रिस्तान में उनको सुपुर्द खाक करने, लेकिन पूरा हिंदुस्तान, और पूरा हिंदुस्तान क्या, पूरा विश्व, यहां तक कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, मानो सब एक साथ फिजिकली ना से आत्मिक रूप से आज वहीं खड़ा था उसी वर्सोवा के कब्रिस्तान में। तो वहां तो 20 केवल जिस्म खड़े थे, बाकी तो पूरी दुनिया की रूहें वहां खड़ी थी उस इंसान को विदाई देने, जो शायद हर इंसान के दिल में धड़कता था। और क्यों धड़कता था? क्योंकि वो एक आम आदमी की नुमाइंदगी करता था हिंदी सिनेमा में। वो आम आदमी जो इस चीज में बिलीव कर सकता था कि महज साधारण दिखते हुए भी वो सारी चीजें हासिल कर सकता है, वो सारे मकाम हासिल कर सकता है जो और जिसके सपने उसने देखे हैं। और इस एक चीज के लिए, एक विश्वास के लिए, एक हिम्मत के लिए इरफान भाई के हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। पूरी एक्टिंग की का एक इंस्टीट्यूशन थे, वो एक संस्था थे अपने आप में एक्टिंग की। तो
कितना कुछ सीखेंगे आप उनसे। मैंने बहुत कुछ सीखा, मतलब कुछ हद तक मैंने अपना बोलने का अंदाज, जो मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ, डिलीवरी करता हूँ, उस पे भी कहीं ना कहीं इरफान भाई की एक छाप। ये बड़ी इच्छा थी कि मैं कभी उनसे मुलाकात करूं और उनके रूबरू आऊं, उनसे बात करूं। लेकिन इच्छाएं पूरी हों ये ज़रूरी तो नहीं। बट हाँ, आज आत्मिक रूप से तो हम वहीं थे, उनके साथ थे। तो बहुत 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 याद आएंगे वो। मैं आपको एक गीत उनका सुना रहा हूँ और उसके बाद मैं एक और गीत आपको सुनाऊंगा। ये गीत है जाने तेरे शहर का क्या इरादा है, फिल्म है जज्बा। और लीजिए सुनिए। अच्छा, नजरें तो आज सभी गड़ाए बैठे थे कि उनके अंतिम यात्रा की भी झलक मिल जाए, लेकिन वो मिल ना पाई। शायद कैमरा पर्सन्स जो थे उनको वो परमिशन नहीं मिली। तो लीजिए सुनिए। इस मैस में कैसे रहते हो? मैं कहाँ रहता हूँ यहाँ इंतजार रहता है। जाने तेरे शहर का क्या इरादा है, आसमान कम परिंदे ज्यादा है। हो जाने तेरे शहर का क्या इरादा है। सर। हाँ जी। कस्टमर। अरे कस्टमर तो रोज आते हैं, आज उम्मीद आई है। खुशी का हिस्सा, गम का हिस्सा, घूट का हिस्सा, दम का हिस्सा, जख्म और मरहम का हिस्सा, दिल फरोशी का ये किस्सा। जाने तेरा इश्क भी क्या तमाशा है। मराठी में बेटर एक्सप्रेशन। ये थी मी आती दिन में खुदा सा है। क्या सर, जाने दिया आपने? अबे मोहब्बत है इसलिए तो जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। जाने तेरे शहर का मोहब्बत के नया क्या इरादा है। दोस्तों, ये था फिल्म जज्बा का गीत। इसमें वो पहली बार ऐश्वर्या राय जी के साथ आए थे। और ये एक डायलॉग कि मोहब्बत थी इसलिए तो जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। इस एक डायलॉग से उन्होंने बताने की कोशिश की कि मोहब्बत को आप कभी बांध के नहीं रख सकते। जो बांध के रखी गई फिर वो मोहब्बत नहीं होती। तो एक और गीत मैं आपको सुनाता हूँ जो फिल्म करीब करीब सिंगल से है। बेहद खूबसूरत गीत है। मैं अपने इस कार्यक्रम में एक बार पहले भी वो आपको सुना चुका हूँ, लेकिन मैं फिर आपको सुना रहा हूँ। ये गीत नीरज भाई का स्वागत है और भी जितने मेरे मित्र इस वक्त ऑनलाइन हैं, चाहे अनुराधा हो, चाहे दीपांकर हो, नागेंद्र हो, राहुल हो, संजय भाई हो, और भी लोग जिन जिन के नाम, मेरे पिताजी माताजी दोनों ऑनलाइन हैं। तो क्या कहूँ मैं, आज शब्द मिल नहीं रहे। बहरहाल एक और गीत मैं आपको सुनाता हूँ और उसके बाद Dipankar is saying that only 12 people attended his funeral.
दीपांकर देखिए, मैंने अभी वही चीज़ कही थी अपने, थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, शायद आप पता नहीं तब तक ऑनलाइन आए थे नहीं आए थे। तो मैंने यही कहा था कि भले ही वहाँ अब जैसे कि आपने बोला कि 12 ही लोग थे, तो 12 तो केवल जिस्म थे दोस्त वहाँ पे, बाकी तो पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के लोग जहनी और रूहानी तौर पे तो वहीं थे। मुझे नहीं लगता कि आज जब से ये खबर आई है तब से क्या फेसबुक हो, क्या ट्विटर हो, क्या इंस्टाग्राम हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, पटे पड़े हैं वो इरफान भाई की बातों से। उनके तमाम किस्से, उनकी तमाम बातें, उनके तमाम डायलॉग, सब कुछ लोग जितना जिस तरीके से भी उनको याद कर सकते हैं उनको याद कर रहे हैं। तो ये एक शख्सियत थी। मैंने बताया ना, जैसे कि मैं जो अपनी श्रद्धांजलि में मैंने आखिरी लाइनें कही थी कि जो देश हिंदू मुसलमानों में बट गया था उसे हिंदुस्तान बना गया है इरफान। आप देखिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी मजहब के लोग हों, आज सब सिर्फ इरफान भाई को याद कर रहे हैं, उतनी शिद्दत से याद कर रहे हैं, उतनी ही मोहब्बत से याद कर रहे हैं। तो ये है हिंदुस्तान। इस वक्त कोई इरफान भाई का मजहब नहीं देख रहा है, क्योंकि वो इंसान था। और कलाकार का वैसे भी कोई मजहब नहीं होता, कलाकार फिर वो नुमाइंदा हो जाता है उसका। और अगर जिस रोज़ वो उसके नुमाइंदगी छोड़ के कुछ और करने लगता है तो फिर वो ज्यादती करता है अपनी कला के साथ भी। तो बहरहाल मेरे दिल के करीब एक और उनका गीत है जो मैं आपको सुनाता हूँ, और फिर एक और गीत सुनाएंगे, फिर हम आज लेंगे विदा। आज बहुत ज़्यादा हम बात नहीं कर पा रहे हैं। लीजिए सुनिए आप इसको। ये गीत जब तक बजता है तब तक हम क्या हाल है डब्बू भाई? वो जो था ख्वाब सा, क्या कहे जाने दे, ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दे। वो जो था ख्वाब सा, क्या कहे जाने दे, ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दे। क्यों न रोक कर खुद को एक मशवरा कर ले, मगर जाने दे। आधा कदम तो सोचेंगे, होता यूं तो क्या होता, मगर जाने दे। वो जो था ख्वाब सा, क्या कहे जाने दे, ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दे। एक और गीत
क्या होता मगर जाने दे, वो जो था ख्वाब सा क्या कहे जाने दे, ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दे। आसा नहीं है मगर जाना नहीं अब उधर, आसा नहीं है मगर जाना नहीं अब उधर। मालूम है जहाँ दर्द है वही फिर भी क्यों जाए, वही कश्मकश वही उलझन वही टीस क्यों लाए। बेहतर तो ये होता हम मिले ही ना होते मगर जाने दे, और तुम तो सोचेंगे होता यूं तो क्या होता मगर जाने दे, वो जो था ख्वाब सा क्या कहे जाने दे, ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दे। तो दोस्तों ये एक बेहद यादगार गीत है इरफान भाई की फिल्म करीब करीब सिंगल का, बेहद नज़दीक है ये मेरे दिल के। कितना कुछ अधूरा छोड़ गया, एक अजीब सा खालीपन छोड़ गया, वो खालीपन, वो मुस्कुराहट जो धीमे से उनके चेहरे पे आती थी, वो आंखें जैसे जो जो पूरी कहानी कह जाती थी, आप कभी भी उनमें देखें, मतलब इतनी इतनी एक्सप्रेसिव, इतनी बोलती आंखें। अंग्रेजी में कहें तो पॉपिंग आइज थी उनकी। पॉपिंग आइज समझते हैं आप, जो आंखें बाहर की तरफ आपने देखा होगा थोड़ा सा रहती हैं, तो वो पॉपिंग आइज थी उनकी। लेकिन पॉपिंग आइज से देयर वर 100 स्टोरीज, देयर वर millions of stories, millions of expressions, they all were popping out, सब बाहर आते थे। मैं एक काम करता हूँ, मैं अगर आप लोग की इजाज़त हो तो जो श्रद्धांजलि मैंने उनको दी है मैं एक बार फिर से पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं एक बार उनको फिर से याद करना चाह रहा हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक बार उसको फिर से पढ़ूं, और ये जो गीत है ये पीछे पीछे धीमे धीमे बजता रहेगा, है ना, और मैं आपके लिए वो पढ़ दूंगा। तो मैंने जो श्रद्धांजलि आप लोगों की तरफ से इरफान भाई के लिए लिखी है मैं फिर से पढ़ता हूँ, और फिर उसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, और उसके बाद हम एक ब्रेक लेंगे। उसके बाद हम कार्यक्रम का ब्रेक हम इस बार थोड़ा सा लंबा लेंगे। उसके पीछे कारण ये है, कारण बहुत सारे हैं। उसके बाद अभी कुछ दिन तो खैर मेरा खुद का मन नहीं लगेगा करने के लिए, क्योंकि इस कमी को भरने में वक्त लगेगा। बहरहाल मैं आपके लिए वो फिर से पढ़ देता हूँ, फिर हम बात करते हैं। लीजिए सुनिए, मैं इसको लगा लेता हूँ यहाँ पे, है ना। सुनिए, सिनेमा का इरफान चला गया,
न हिंदू न मुसलमान, एक इंसान चला गया। उठकर शहर से वो लेकर फिर अजान चला गया। उठाकर वो रूह खाली अपना जिस्म छोड़ गए। माह रमजान में वो खुदा का हुक्म बजा गया। तोड़कर हसरतें दिलों में, छोड़कर हसरतें दिलों में, वो लेकर लंच बॉक्स चला गया। कितना था हासिल करना, कितना था हासिल करना, लेकर वो जज्बा चला गया। भारत एक खोज में वो ढूंढने एक नई मंजिल चला गया। रोग से लड़ते लड़ते देखो पान सिंह तोमर चला गया। अंग्रेजी हिंदी मीडियम में देखो सिनेमा की आन चला गया। नेम सेक से जो ऐसे वर्ल्ड में लाइफ ऑफ पाई चला गया। फिर स्लम डॉग के मिलियनेयर से मिलने स्पाइडरमैन चला गया। लाइफ इन मेट्रो में पीकू को ब्लैकमेल करता हुआ चला गया। मकबूल हुआ बिल्लू बोला, मकबूल हुआ बिल्लू बोला, बेटा तुमको हम याद रखेंगे। क्या कहा था, क्या कहा था तुमने? मोहब्बत है इसीलिए तो जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। जिंदगी ने तुम्हें नींबू दिया, तुमने लेमोनेड बनाने के लिए, और जिंदगी ने तुम्हें नींबू दिया लेमोनेड बनाने के लिए। तो जिंदगी को यार खटास में छोड़कर चला गया। खेल उस मदारी ने कुछ ज्यादा दिल पर ले लिया। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ मगर लाया गम तो गम ही सही। कहकर सलाम बॉम्बे वो समेट कर सिनेमा का मेहताब, कहकर सलाम बॉम्बे वो समेट कर सिनेमा से मेहताब। छोड़कर कारवां वो करीब करीब सिंगल चला गया। दिखाकर आफताब, दिखाकर आफताब आज शहर की अजान के साथ देखो मेरा इरफान चला गया। देखो मेरा इरफान चला गया, इरफान चला गया। इरफान जाते नहीं हैं, इरफान जा ही नहीं सकते। वो इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि उनका नाम इरफान जो था, इरफान यानी ज्ञान का पुंज, यानी ब्रह्म ज्ञान। तो इस विश्व में, इस दुनिया में, इस कायनात में जब तक ज्ञान है, जब तक नॉलेज है, जब तक फलसफे हैं, जब तक कहानियां हैं, जब तक किस्से हैं, जब तक अभिनय है, जब तक वो सब कुछ है जो हम सोच सकते हैं, तो जब तक वो सब कुछ है जो हम सीख सकते हैं, जो हम बांट सकते हैं, जो हम बता सकते हैं, जो हम जी सकते हैं, वो सब इरफान ही तो है। तो आज तो सिर्फ जिस्म गया है इरफान का, रूह यही है हमारे पास, आपके साथ रहेगी, नहीं जा सकती। वो जो था काबूसा कहने दे, ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। हम सब की तरफ से इरफान भाई को दिल से सलाम, यहाँ से, क्योंकि वो यहीं है।
ऊपर वाले से दुआ है कि वो उनको वो जगह दे जिसके वो हकदार हैं। अब अगर जल्दी बुलाया है तो उनका ख्याल रखें। अम्मी तो उनकी वहाँ पहले से हैं ही, यकीन है कि वो उनसे मिल के बड़े खुश हुए होंगे, क्योंकि 1.5 साल की जो टीस थी और ख़ास करके उनके अम्मी के जाने के बाद उनसे ना मिल पाना रुखसती के वक्त उनको कचोट गया था। खैर, तो और कुछ कहा नहीं जाएगा मुझसे, तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिए, इरफान भाई को याद रखिए, याद कीजिए एक बेहतरीन इंसान थे। वो इंसान जिसके मुंह में ज़बान थी और जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी थी। जो महसूस करता था वो कहता था, वो इरफान था। बाकी कुछ नहीं कहूँगा। आपने आज बहुत कुछ सुना है टीवी चैनल पे, इसलिए मैंने उनके ज़िंदगी, उनके जीवनी के बारे में कोई बात नहीं की है, क्योंकि वो सब मायने नहीं रखते। तो आज के इस कार्यक्रम के बाद अब हम कुछ टाइम फेसबुक पे यूं ही आदान प्रदान करते रहेंगे, और मैं करीब 3-4 दिन का ब्रेक लूँगा। और आज क्या है, आज है शायद बुधवार। अब मैं आपसे मुलाकात करूँगा सोमवार को। तो सोमवार तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और खुश रहिए। वो इंसान यही कह गया, खुश रहिए। आप सुन रहे थे रेडियो आलोक, सुनो दिल से। और आज का हमारा ये कार्यक्रम विशेषता इरफान भाई के लिए था, इरफान भाई की शान में था, इरफान भाई की मोहब्बत में था, इरफान भाई के लिए था। और मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं जो आज मेरे दिल से निकला है वो इरफान भाई की दुआओं का असर है। तो ख्याल रखिए, फिर आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। अब हम बातें करेंगे, कुछ नए किस्से सुनाएंगे। इस बीच मैंने थोड़ा कहानियाँ लिखना शुरू किया है। शायरी थोड़ा कम लिखा हूँ मैं, थोड़ा कहानियों पे भी फोकस कर रहा हूँ। तो आपको कुछ ना कुछ मंडे को एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। और साथ ही विधि ने जो एक वाकया जिसका जिक्र करने के लिए कहा था, उस जिक्र से हम शुरुआत करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। शबा खैर, गुड नाइट।